हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं सामाजिक विज्ञान भूगोल का पाठ 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक गतिविधि करते हैं। कुछ गोल वस्तुएं इकट्ठा करते हैं। इन वस्तुओं को बच्चों घर में जो आसानी से उपलब्ध हो जाएं, जैसे किचन में सब्जी की टोकरी से आलू, टमाटर, फलों में एप्पल, सेब, ऑरेंज, संतरा, खेल सामग्री में बच्चों खेल खिलौनों में से छोटी बॉल, बड़ी बॉल, अंडा, ऊन का गोला और ऊन सलाई, इन चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं। अब हमने बच्चों गोल वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया। अब बता सकते हैं कि और गोल वस्तुओं में और कौन सी चीज़ आती हैं? हाँ, पृथ्वी का आकार भी बच्चों गोलाकार है। नहीं, गोलाकार पूरा कहते हैं बच्चों कि पृथ्वी गोल है, पर पृथ्वी बच्चों गोल आकार की नहीं है। जो पृथ्वी है बच्चों, यह ध्रुवों पर चपटी है। कैसी है बच्चों पृथ्वी? ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में यानी बीच में थोड़ी उभरी हुई है। फिर हम कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए और क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए कक्षा में सावधानी पूर्वक को ग्लोब को देखेंगे। ग्लोब को देखिए, यहाँ चित्र क्रमांक 2.1 का भी अवलोकन करिए। यह ग्लोब का चित्र है। यह जो ग्लोब का चित्र है बच्चों, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। लघु यानी छोटा रूप है और यह एक वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप यानी ये पृथ्वी का एक नमूना है, एक मॉडल है। अब चित्र क्रमांक 2.1 का बच्चों अवलोकन करिए। फिर बच्चों, ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब। बच्चों, बड़े ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते हैं, जबकि छोटे ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। बच्चों, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे बच्चों तुमने कुम्हार का पहिया देखा है या लट्टू को घूमता हुआ देखा है। बच्चों, कुम्हार का जो पहिया होता है और जो लट्टू होता है वह कैसे घूमता है, ऐसे ही हम ग्लोब को, पृथ्वी को हम घुमा करके देख सकते हैं, उससे जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। ग्लोब पर बच्चों देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके आकार के अनुसार दिखाया जाता है। अब यहाँ हम ग्लोब का अवलोकन करें बच्चों, तो जो नीला भाग है बच्चों ग्लोब में, यह नीला भाग है। यह नीला भाग महासागरों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है?
महासागरों को दर्शाता है। और जो ग्रीन भाग है, हरा भाग है, जो मटमैला कत्थई प्रकार का कलर का भाग है, यह महाद्वीपों को दर्शाता है। फिर बच्चों, पृथ्वी के समान हम किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का यदि वर्णन करें तो वह कठिन है। अब इसकी स्थिति को कैसे ज्ञात करें, कैसे बताएं? इसके लिए बच्चों हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की आवश्यकता होती है। अब बच्चों आगे देखिए, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। यह चित्र क्रमांक 2.1 को देखिए बच्चों, ग्लोब का चित्र है। ऊपर देखिए एक सुई है जो ऊपर से नीचे तक एक बिंदु से होकर गुजरती है। यह सुई एक बिंदु से होकर गुजरती है। यह बिंदु, ऊपर वाला बिंदु उत्तर ध्रुव है बच्चों, और नीचे वाला बिंदु है दक्षिण ध्रुव, और यही पृथ्वी का अक्ष भी कहलाता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पर बच्चों इन दोनों में एक अंतर है, क्योंकि पृथ्वी पर वास्तव में बच्चों ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यही काल्पनिक रेखा बच्चों ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इस काल्पनिक रेखा को बच्चों विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। कैसा वृत्त बनाती है बच्चों? विषुवत रेखा एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है, और इन अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है बच्चों? अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, शून्य अंश अक्षांश को बताती है। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है। इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। फिर विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः बच्चों इसे उत्तर को ऊ लिख करके बिंदी रख दी जाती है तो उत्तर दिशा हो गई, और दा लिख कर बिंदी रखी जाती है बच्चों तो यह दक्षिण अक्षांश को बताती है। इसे ऊ या दा से व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका बेलो,
हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टल विषुवत के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उ अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टल 20 अंश द अक्षांश पर स्थित है। उ का मतलब उत्तर और द का मतलब दक्षिण अक्षांश। चित्र क्रमांक बच्चों 2.2 का अवलोकन कीजिए। इस चित्र से स्पष्ट होता है कि बच्चों जैसे जैसे हम विषुवत व्रत को देखिए बच्चों, विषुवत व्रत से दूर होते जाते हैं तो अक्षांशों का जो आकार है वह घटता जाता है। अब नीचे चलिए बच्चों, देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। बच्चों विषुवत व्रत 0 अंश, उत्तर ध्रुव 90 अंश उत्तर, दक्षिण ध्रुव 90 अंश दक्षिण के अतिरिक्त बच्चों 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं भी हैं। ये रेखाएं हैं, पेज पलटिए बच्चों। नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 अंश उत्तरी, दूसरा उत्तरी गोलार्ध में है, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा जो 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है। तीसरा विषुवत व्रत के 66.5 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत, और चौथा विषुवत रेखा के 66.5 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत है। अब बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। बच्चों पृथ्वी का ताप कटिबंध पढ़ने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम चित्र क्रमांक 2.3 का भी अवलोकन करेंगे। ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव, उत्तरी शीत कटिबंध 66.5 अंश उत्तर, उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यह कर्क रेखा जो है 23.5 अंश उत्तर ध्रुव में है जो उष्ण कटिबंध कहलाता है बच्चों। विषुवत व्रत 0 अंश, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है बच्चों जो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, और दक्षिण ध्रुव व्रत भी कहलाता है। इसे दक्षिणी शीत कटिबंध भी कहते हैं, जो दक्षिणी ध्रुव का भी 66.5 अंश दक्षिण लिखा जाता है। अब बच्चों पेज पलटिए, चित्र का हमने अवलोकन कर लिया। अब कर्क रेखा एवं मकर रेखा, बच्चों ध्यान से समझिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में यानी साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, सबसे अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर हम चित्र क्रमांक 2.4 आ का भी अवलोकन कर सकते हैं। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र में फैलता है। अब नीचे आगे देखें बच्चों, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, ध्यान से समझिए बच्चों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों? क्योंकि ध्रुवों की तरफ जो सूर्य की किरणें होती हैं वह तिरछी पड़ती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा। दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर चित्र क्रमांक 2.4 बा का अवलोकन करें। इसको देखिए बच्चों,
तिरछी सतह पर टार्च का जो प्रकाश है वह कम एवं तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। फिर बच्चों उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब बच्चों इसके आगे पढ़ते हैं, समझते हैं देशांतर। बच्चों देशांतर क्या है? देशांतर रेखा क्या है? बच्चों किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए, बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त, अक्षांश रेखाओं के अतिरिक्त कुछ और अन्य जानकारियों की भी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरीशस द्वीप एक ही अक्षांश मतलब 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। यामोत्तर का मतलब है बच्चों पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को यामोत्तर कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों चित्र क्रमांक 2.5 का अवलोकन करें। देशांतर रेखाएं। बच्चों अभी हमने अक्षांश रेखाओं को पढ़ा। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं बच्चों यह अर्धवृत्त होती हैं और यह वृत्ताकार खींची जाती हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं बच्चों यह खड़ी खींची जाती है। यह चित्र क्रमांक 2.5 का अवलोकन करके भी हम जान सकते हैं। फिर इसके आगे चलिए बच्चों। बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है मतलब बच्चों बांटा जाता है। अक्षांश रेखाएं अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे हमने चित्र क्रमांक 2.2 में देखा। इस 2.2 का अवलोकन किया अक्षांश वृत्तों का। यह अक्षांश वृत्त ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती हैं और ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में एक साथ मिलती हैं। फिर अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तो सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली जो यामोत्तर पूर्व और पश्चिम की ओर जो गिनती शुरू की जाए और इसी यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान होता है बच्चों 0 अंश देशांतर। यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं और प्रमुख जो यामोत्तर है 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को बच्चों 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। 2 बराबर
समान भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग होता है पूर्वी गोलार्ध और नीचे वाला भाग होता है बच्चों पश्चिमी गोलार्ध। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे बच्चों पूर्व के लिए अक्षर पू बना करके बिंदी रख दी जाती है, उसे पूर्व पढ़ा जाता है, और पश्चिम के लिए अक्षर पा के साथ बिंदी रख दी जाती है, उसे पश्चिम पढ़ा जाता है। इस प्रकार इनका पू और पा का उपयोग करते हैं। फिर बच्चों यहाँ यह जानना भी और अधिक रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ग्लोब पर बच्चों, इस ग्लोब को देखिए चित्र क्रमांक 2.6 को, इसका अवलोकन भी करें बच्चों। अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो, जो बीच में ये प्रमुख यामोत्तर बनी है, इस ग्रिड को देखो। आपको किसी स्थान की अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी जानने के लिए ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, असम में धुबरी 26 अंश उत्तर अक्षांश पर एवं 90 अंश पूर्व देशांतर स्थित है। उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति को बताएगा। फिर बच्चों, इसको समझने के लिए एक कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाकार रेखाएं खींचिए, जो चित्र क्रमांक 2.7 का अवलोकन करें। पेज पलटिए बच्चों। पेज पलटिए बच्चों। चित्र क्रमांक 2.7 का अवलोकन करें। यह विश्व के समय क्षेत्र, यहाँ पर संख्या दी है बच्चों 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर उसके आगे ये माइनस में है बच्चों। फिर उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसके आगे संख्या बढ़ जाती है और यहाँ पीछे संख्या माइनस में जाती है, आगे प्लस में बढ़ जाती है। और ये यहाँ बीच में ब्रिटिश इंग्लैंड की राज की वेधशाला स्थित है बच्चों। यहाँ पर इसे ग्रिड कहा जाता है। और बच्चों फिर इसमें देशों की जानकारी दी गई है, महासागरों की जानकारी दी गई है, महाद्वीपों की जानकारी दी गई है। तो बच्चों इस चित्र का अवलोकन आप अच्छे से कर लीजिए, इस चित्र को पढ़ लीजिए, ध्यान से इसको देख लीजिए। अब आगे चलें बच्चों। देशांतर का समय, समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन है बच्चों पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा तरीका है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। सभी यामोत्तरों पर दोपहर होगी। फिर इसके आगे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है बच्चों।
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व दिशा में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम दिशा में है उनका समय पीछे होगा। चित्र क्रमांक 2.8 का अवलोकन करें। फिर इसके आगे चलें बच्चों। समय के अंतर की और दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? जैसे बच्चों, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है। अपने अक्ष पर, अपने केंद्र बिंदु पर, अक्ष पर यानी अपने केंद्र बिंदु पर, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4 मतलब 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे का होगा, वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 अंश पर होगी मध्य रात्रि। बच्चों, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम यानी सबसे ऊंचे बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय दोपहर में घड़ी में दिन के 12 बजते हैं और घड़ी के द्वारा दिखा गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। देशांतर यामोत्तर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। फिर हम मानक समय क्यों मानते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए यहां समझते हैं बच्चों कि बहुत से देशांतरों से होकर जो गुजरने वाली रेलगाड़ियां होती हैं तो उनके लिए अलग अलग समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। जैसे भारत में गुजरात के द्वारकाधीश तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए और यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 सही 1/2 मतलब 82.5 अंश पूर्व और 82 अंश 30 अंश पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इसीलिए यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। कबीर जो है वह भोपाल के निकट यानी पास में एक छोटे से नगर में यानी शहर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। वो कह रहा है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा और उनको मैच देखना है, इसलिए वह आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। तो बच्चों, आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है और क्या अंतर होता है? ग्रीनविच के पूर्व 82 अंश 30 अंश पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब उस समय भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। क्योंकि बच्चों कुछ
देशों का जो देशांतरी विस्तार है वह अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। कितने मानक समयों को अपनाया गया बच्चों? 11। अब पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र यानी स्थान को घेरता है। तो बच्चों यह है पाठ 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। हेलो बच्चों, अब हम पाठ के अंत में दिए अभ्यास पर चर्चा करते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न पहला है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेब के आकार के समान है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ग्लोब क्या है? ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। फिर चौथा प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? इसका उत्तर है बच्चों, पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध निम्नलिखित हैं। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। फिर अगला 5वां प्रश्न है बच्चों, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? उत्तर है बच्चों, अक्षांश रेखाएं ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं तथा उत्तर ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। इनकी लंबाई बराबर होती है। फिर 6वां प्रश्न है बच्चों, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है बच्चों 7वां, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 अंश 30 में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। बच्चों प्रश्न 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इसमें 3 उत्तर दिए हैं बच्चों, 2 उत्तर गलत हैं, 1 उत्तर सही है। पहला है, प्रमुख यामोत्तर का मान का 90 अंश, खा 0 अंश और गा 60 अंश। बच्चों इसका उत्तर है खा नंबर 0 अंश। फिर दूसरा है बच्चों, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? का ध्रुवों, खा विषुवत वृत्त, गा कर्क रेखा। इसका उत्तर है बच्चों ध्रुवों। तीसरा है, देशांतरों की कुल संख्या है का 360, खा 180, गा 90। इसका उत्तर है बच्चों 360। चौथा है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है का उत्तरी गोलार्ध में, खा दक्षिणी गोलार्ध में, गा पूर्वी गोलार्ध में। इसका उत्तर है बच्चों खा दक्षिणी गोलार्ध में। 5वां है, ग्रिड किसका जाल है? का अक्षांशों, समानांतर रेखाओं, देशांतरी यामोत्तरों का, खा कर्क रेखा और मकर रेखा का, गा उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का।
इसका उत्तर है बच्चों का, अक्षांशों, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामुत्रों का। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 3 बच्चों, खाली स्थान भरें। पहला खाली स्थान है मकर रेखा खाली स्थान पर स्थित है। खाली स्थान में आएगा बच्चों 23.5 दक्षिण। दूसरा, भारत का मानक यामोत्तर खाली स्थान है 82.30 पूर्व। ये खाली स्थान में आएगा बच्चों। तीसरा है शून्य अंश यामोत्तर को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। खाली स्थान में आएगा बच्चों प्रमुख यामोत्तर। चौथा, देशांतरों के बीच की दूरी खाली स्थान की ओर, खाली स्थान की तरफ घटती जाती है। खाली स्थान में आएगा बच्चों ध्रुवों। पांचवा है उत्तर ध्रुव वृत्त खाली स्थान गोलार्ध में स्थित है। इसमें आएगा बच्चों खाली स्थान में उत्तरी। बच्चों यह पाठ का अभ्यास हो गया बच्चों। इस अभ्यास को पूरा समझा दिया, बता दिया बच्चों। अब इस अभ्यास प्रश्नों को तैयार करिए, उनको याद करिए, अपने टीचर्स को सुनाइए, अपने मम्मी पापा को सुनाइए। बच्चों इस पाठ में जो बिंदु आपको समझ में नहीं आए हैं तो उनको अपने विषय शिक्षक से पूछ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।